In this video of metals and non-metals, I'll teach you how metals and non-metals react with each other. वो लोग एक दूसरे के साथ किस तरह से रिएक्ट करते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. तो इसके लिए ना एटॉमिक नंबर वापस से याद करना पड़ेगा. जैसे पता है कि सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11, और क्लोरीन का होता है 17. ये सब क्लास 9 में पढ़ाया हुआ है. तो सोडियम का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो उसमें क्या होता है, उसके अंदर वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेगा. जिन लोगों को याद नहीं है उन लोगों को थोड़ा याद दिलाते हैं. ये न्यूक्लियस है और इस तरह से बाहर में रिंग्स रहता है. तो सबसे फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहता है, सेकंड में 8 रहता है. ये सब रूल्स हम लोग बोर्स मॉडल में पढ़े थे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में. तो 2 और 8 10 इलेक्ट्रॉन्स तो हो गया सोडियम का, लेकिन उसके पास 11 है, तो अभी एक और है. तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हुआ 281. इसी तरह से क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 287. तो मतलब क्लोरीन के बाहर वाले शेल में 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. तो अगर हम सोडियम को इस तरह से लिख सकते हैं कि सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, उसके बाहर में एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, वो ये रहा. क्लोरीन का जो 7 इलेक्ट्रॉन है ना, उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, क्रॉस के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ये रहा 7 इलेक्ट्रॉन. अब इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए हम लोगों को पता है कि हर एलिमेंट ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है, मतलब बाहर में 8 इलेक्ट्रॉन्स. तो वो 8 इलेक्ट्रॉन कहाँ से लाएगा, सोडियम को अपना इलेक्ट्रॉन लूज करना है ऐसे भी, ताकि उसका 8 हो जाए, और क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना है ताकि वो 8 हो जाए. तो क्लोरीन क्या करता है, सोडियम से उसका ये इलेक्ट्रॉन ले लेता है. तो दोनों का रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाएगा. तो बदले में क्या बनेगा, सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया ना, तो वो पॉजिटिव बन जाएगा क्योंकि उससे इलेक्ट्रॉन चला गया, और Cl क्या होगा, माइनस बन जाएगा. तो वो इस तरह से रहेगा, उसका अपना 7 इलेक्ट्रॉन था जो क्रॉस के फॉर्म में, और एक क्लोरीन ये रहा, एक सोडियम का इलेक्ट्रॉन ये रहा. तो ये हो गया NaCl. ये हम लोग लिखते ही हैं ऐसे, NaCl. तो ये है कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से एक सॉल्ट का फॉर्मेशन दिखाना कि क्यों NaCl फॉर्म हुआ. क्योंकि सोडियम को इलेक्ट्रॉन लूज करना था, क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था, तो वो उससे ले लिया और दोनों को ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन मिल गया. इसी तरह से हम एक और एग्जांपल दिखाते हैं. सपोज Na2O, ये सोडियम ऑक्साइड है. तो सोडियम तो पता ही है अब, 281, मतलब बाहर में एक है. ऑक्सीजन का क्या होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8. तो उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2,6, मतलब ऑक्सीजन के बाहर में 6 इलेक्ट्रॉन है. तो इस तरह से हम O लिखे हैं, उसका 6 इलेक्ट्रॉन हम इस तरह से क्रॉस कर करके दिखा दिए. अब इसको अपने पास 8 इलेक्ट्रॉन बनाना है, तो वो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा. एक तो सोडियम से ले लिया, अब दूसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा, तो एक और सोडियम से आ जाएगा. तो 2 सोडियम मिलकर एक ऑक्सीजन को सेटिस्फाई कर रहा है. तो इसी वजह से फॉर्मूला होता है Na2O. लास्ट टाइम हम लोग फॉर्मूलाज कैसे समझे थे, क्रिस क्रॉस करके, कि Na+ है, O2- है, तो वो क्रिस क्रॉस हो गया. तो O2- है, मतलब उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो 2 सोडियम से ले लिया. तो इस तरह से बन रहा है फिर वो Na2, और O दिखाने के लिए ऐसे दिखा देना. दिस विल बिकम Na2O. तो ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, शो द फॉर्मेशन ऑफ, कोई भी एक सॉल्ट दे देगा, MgCl2, NaCl, KCl, कुछ भी. तो इसके लिए सबका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, ताकि हम लोग बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन है ये पता कर सकें, और फिर क्रॉस करके इस तरह से दिखाना है. ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन में आता है, या 1 मार्क, 2 मार्क्स में भी आ सकता है. इसी तरह से देखो MgCl2 का दिखाया है. मैग्नीशियम का 12 होता है, तो 282.
बाहर में 2 इलेक्ट्रॉन है, और क्लोरीन को तो एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए कंप्लीट होने के लिए। तो क्या होता है, 2 क्लोरीन 2 अलग अलग इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो इसीलिए फॉर्मूला क्या बन गया, MgCl2। So like this, by transferring of electrons, we can justify the reaction of metals and non-metals। और इस तरह का जो कंपाउंड फॉर्म होता है, ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ये एक नेगेटिव चार्ज है, तो ये आयंस हुआ ना। तो इस तरह के कंपाउंड को बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड्स या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स। अब इसका हम लोग कुछ कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो देखो, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड में एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। पॉजिटिव नेगेटिव अपोजिट चार्ज है, तो दोनों के बीच बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होगा ना, दोनों एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहेगा। तो इस वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, क्योंकि बॉयल करने के लिए जो बॉन्ड्स ब्रेक करना होगा उसके लिए बहुत एनर्जी चाहिए। तो यहाँ लिखा है देखो, आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स बिकॉज considerable amount of energy is required to break the strong inter-ionic attraction। ये 1 मार्क के क्वेश्चन में आता है। फिजिकल नेचर क्या होगा, ऑब्वियसली सॉलिड होगा, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा, तो टाइटली पैक्ड रहेगा, इस वजह से सॉलिड्स होता है। नेचर हार्ड होता है, लेकिन अगर बहुत उसको मारेंगे तो उसका शेप चेंज नहीं होगा, वो टूट जाएगा। तो कंपाउंड्स आर जनरली ब्रिटल, मतलब उसको ब्रेक करने से उसका शेप चेंज नहीं होता, वो ब्रेक हो जाता है। सल्यूबिलिटी, वो किस चीज़ में डिसॉल्व होगा या सल्यूबल होगा, तो वो जनरली वाटर में ही डिसॉल्व होता है। बाकी जो सब सॉल्वेंट्स है जैसे केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, ये सब में आयंस नहीं होता, तो इस वजह से ये डिसॉल्व नहीं होगा। और वाटर में क्या है कि H2O आयंस को इजीली डिसॉल्व कर लेता है, तो इसी वजह से वो सॉल्ट या वो कंपाउंड पानी में सल्यूबल होता है। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा या नहीं, ये हम लोग पहले पढ़े थे क्लास 8 में। कोई भी सॉल्ट होता है तो वो सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, क्योंकि आयंस क्या है, फिक्स्ड है, टाइटली पैक्ड है, लूज नहीं है। लेकिन अगर उसको हम लोग पानी में डिसॉल्व कर देते हैं तो वो फ्री हो जाता है। तो एक पानी में अगर हम सॉल्ट मिला दे रहे हैं तो बहुत सारा आयंस हो गया, तो वो इलेक्ट्रिसिटी इजीली कंडक्ट करेगा। या मोल्टन स्टेट में, पिघला हुआ स्टेट में भी वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक कंपाउंड्स। देखो यहाँ पर बोला है कि Na2O और MgO का फॉर्मेशन दिखाओ बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यू कैन ट्राई दिस। ऑकरेंस ऑफ मेटल्स जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, पूरा सेपरेट टॉपिक है। तो अभी के लिए हम ये लास्ट पोर्शन में आते हैं, कोरोजन। सो व्हाट इज कोरोजन, ये हम लोग ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। कोई भी सब्सटेंस का क्वालिटी अगर डिग्रेड होते जाता है, डिग्रेड, या वो सब्सटेंस मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करता है, तब वो कोरोड होता है। सिल्वर ब्लैक हो जाता है, ये हम लोगों को पता है अपने एक्सपीरियंस से। क्यों होता है, क्योंकि सिल्वर रिएक्ट्स विद सल्फर इन द एयर टू फॉर्म अ कोटिंग ऑफ सिल्वर सल्फाइड। ये सल्फर हवा में कहाँ से आया, हाइड्रोजन सल्फाइड बोलकर एक गैस होता है। देखो हम रिएक्शन लिखे हैं, Ag मतलब सिल्वर प्लस H2S, ये गैस का नाम है हाइड्रोजन सल्फाइड। ये रिएक्ट करके बनाता है सिल्वर सल्फाइड Ag2S और हाइड्रोजन गैस। तो ये जो Ag2S है ये ब्लैक कलर का होता है, इसी की वजह से चांदी काला पड़ जाता है। कॉपर का जो सब्सटेंस है वो ग्रीन कलर का हो जाता है। क्यों, क्योंकि कॉपर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है। मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड मतलब पानी भी रहना चाहिए, और धीरे धीरे उस पर कॉपर कार्बोनेट का कोटिंग चढ़ने लगता है, जिसके वजह से वो ग्रीन कलर का हो जाता है। इसका रिएक्शन सिंपल नहीं है, इस तरह से देखो हम लिखे हैं, कॉपर रिएक्ट्स विथ वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। हवा में तो ये सभी रहेगा, इन सबके साथ वो 2 सॉल्ट बनाता है, और ये दोनों ही रिस्पॉन्सिबल एक्चुअली ग्रीन कलर के लिए। ये रिएक्शन लर्न करने का जरूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है कि कॉपर मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और कॉपर कार्बोनेट फॉर्म करता है,
जिसके वजह से ग्रीन कलर आता है। सिल्वर ब्लैक कलर का क्यों होता है? वो सिल्वर सल्फाइड, इस तरह से कलर याद रखना है। आयरन तो हम लोगों को पता ही है, जब उसमें रस्ट लगता है, जब उसमें जंग लगता है, जब वो मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करता है तो रेडिश ब्राउन कलर का सब्सटेंस फॉर्म करता है, जिसको बोलते हैं रस्ट। अब हम लोग पढ़ेंगे कि कोरोजन के लिए क्या क्या जरूरी है। जैसे ये एक एक्सपेरिमेंट है, देखो क्या किया गया है। 3 टेस्ट ट्यूब है, तीनों में अलग अलग कंडीशन है। इसमें आयरन नेल्स को पानी में रखा गया है और हवा में भी रखा गया है, एयर और वाटर दोनों मिल रहा है। टेस्ट ट्यूब बी में ऑयल का लेयर दे दिया गया। तो ऑयल का लेयर होने की वजह से क्या है, नीचे में हवा नहीं पहुंच पा रहा है। तो इस नेल्स को क्या मिल रहा है? खाली पानी मिल रहा है, नो ऑक्सीजन, नो एयर। और इसमें एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड है, तो ये क्या करता है, सारा वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसमें एयर तो है लेकिन उसमें मॉइस्चर नहीं है, वाटर नहीं है। तो हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि आयरन रस्ट सिर्फ फर्स्ट केस में हुआ, सेकेंड 2 केसेस में नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि सेकेंड केस में उसको एयर नहीं मिला और इस केस में उसको पानी नहीं मिला। तो इससे ये समझ में आता है कि अगर रस्टिंग होगा, मतलब रस्टिंग तभी होगा जब एयर और वाटर दोनों मिलेगा। दिस इज द कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रस्ट। तो कोई भी सामान अगर खुले में पड़ा रहता है आयरन का, तो हवा में ऑब्वियसली एयर के साथ साथ वाटर वेपर भी होता है, मतलब पानी भी होता है। इसी वजह से उसमें रस्ट लगता है। तो कोरोजन को किस तरह से रोका जा सकता है? कुछ टेक्निक्स हम लोगों को ऑलरेडी पता है, जैसे पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीजिंग, ये सब पता है। ग्रीस लगा दो, ऑयल लगा दो, या पेंट का एक लेयर लगाओ। एक लेयर है गैल्वेनाइजेशन या गैल्वेनाइजिंग, फिर क्रोम प्लेटिंग, एनोडाइजिंग और मेकिंग अलॉयज। कुछ मेथड्स के बारे में पढ़ते हैं। तो गैल्वेनाइजिंग में क्या होता है, जैसे हम लास्ट वीडियो में बताए थे कि एनोडाइजिंग में एल्यूमिनियम का एक लेयर कोट किया जाता है, जिससे क्या होता है कि एल्यूमिनियम कोरोड होकर एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है और अंदर का सामान खराब होने से बच जाता है। तो गैल्वेनाइजेशन में जिंक का एक लेयर चढ़ाया जाता है, जिससे क्या होता है कि अगर कोरोड हो रहा है तो वो जिंक हो रहा है, जिंक कोरोड होकर जिंक ऑक्साइड बनाता है जो उससे भी ज़्यादा स्ट्रांग है। तो अंदर का सामान खराब होने से बच जाता है। सपोज ये अंदर का इस तरह से आयरन को प्रोटेक्ट करना है और ये बाहर का जो वुड है ना, सपोज ये जिंक है। अब अगर जिंक निकल के गिरने लग गया या लेयर पतला होने लग गया, तो बदले में जिंक के क्या आ रहा है, जिंक ऑक्साइड आ रहा है, क्योंकि वो हवा के साथ रिएक्ट होते जा रहा है। तो वो जिंक ऑक्साइड भी अंदर के आयरन को प्रोटेक्ट कर रहा है। इसीलिए यहाँ लिखा है कि द गैल्वेनाइज्ड आर्टिकल इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट रस्टिंग इवन इफ द जिंक कोटिंग इज ब्रोकन। अगर जिंक का कोटिंग ब्रेक हो भी जाएगा तो भी वो सामान खराब होने से बचेगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ लिखे हैं, बिकॉज द जिंक ऑक्साइड फॉर्म्ड प्रिवेंट्स कोरोजन। जो जिंक का ऑक्साइड फॉर्म हो गया था, कोरोजन से अब वो बचा रहा है। नेक्स्ट इज अलॉइंग। अलॉइंग भी एक बहुत अच्छा टेक्निक है। क्या कि अलॉय क्या होता है वो यहाँ लिखा है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स और अ मेटल एंड अ नॉन मेटल। 2-3 मेटल को मिलाया जाता है या एक मेटल के साथ नॉन मेटल को मिलाया जाता है। ये हम लोग क्लास 8 में पढ़े हैं, पूरा टेबल था प्रॉपर। प्योर आयरन बहुत सॉफ्ट होता है और वो गर्म होने पे इजीली फैल जाता है, स्ट्रेच हो जाता है। तो ऑब्वियसली इस तरह के सामान को यूज़ नहीं किया जा सकता। तो बदले में हम लोग क्या करते हैं, उसमें थोड़ा सा कार्बन 0.05% कार्बन अगर मिक्स कर दिया जाएगा तो वो हार्ड भी हो जाएगा और स्ट्रॉन्ग भी हो जाएगा। तो आयरन में कुछ मिक्स करने से उसका प्रॉपर्टी चेंज हो गया ना, इसी को बोलते हैं अलॉय। इसी तरह से आयरन में अगर निकल और क्रोमियम मिक्स किया जाता है तब वो स्टेनलेस स्टील बन जाता है, जो ग्लास वगैरह हम लोग घर में यूज़ करते हैं। फ़ायदा क्या है, वो हार्ड भी हो जाता है और उसमें रस्ट भी नहीं लगता, जंग भी नहीं लगता है। इसी तरह से यहाँ पर खुद से लाइन बाय लाइन पढ़ो। आयरन में अलग अलग चीज़ मिक्स कर रहे हैं जिसकी वजह से उसका प्रॉपर्टी चेंज होते जा रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि रस्ट को किस तरह से बनाया जाता है। पहले जो प्राइमरी मेटल है, मतलब जो मेन मेटल है, उसको मेल्ट किया जाता है। उसके बाद उसमें अलग अलग
केमिकल्स मिक्स किया जाता है, अलग अलग मेटल या नॉन मेटल, फिर ठंडा किया जाता है। अगर एक मेटल मरकरी है तब उस अलॉय को एमलगम बोलते हैं। ये बस एक स्पेशल नाम दे दिया गया। अलॉयज का इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और मेल्टिंग पॉइंट मेटल्स के कंपैरिजन में कम होता है। अलग अलग यहाँ पर एग्जाम्पल है, जैसे ब्रास कॉपर और जिंक का अलॉय को बोलते हैं, ब्रोंज कॉपर और टिन के अलॉय को बोलते हैं, सोल्डर लेड और टिन के अलॉय को बोलते हैं। ये सब नाम लर्न करना है। प्योर गोल्ड जो होता है, जिसको 24 कैरेट गोल्ड बोलते हैं, प्योर गोल्ड, ये बहुत सॉफ्ट होता है। इसका अगर ऑर्नामेंट्स बना रहेगा और सपोज कोई गैस के पास काम कर रहा है तो वो मेटल पिघल जाएगा, इतना सॉफ्ट होता है। तो इसका ज्वेलरी तो बना नहीं सकते। इसी वजह से इसमें सिल्वर और कॉपर वगैरह मिक्स किया जाता है ताकि उसका स्ट्रेंथ इंक्रीज हो। तो जनरली इंडिया में 22 कैरेट गोल्ड यूज किया जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि 22 पार्ट्स उसमें गोल्ड है और बाकी का 2 पार्ट उसमें सिल्वर या फिर कॉपर मिलाया जाता है ताकि वो स्ट्रांग हो जाए। तो ये था पूरा कि किस तरह से कोरोजन प्रिवेंट किया जाता है और आयनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन के बारे में हम लोग पढ़े।